Assalamualaikum, good morning, subha everybody. Good morning and welcome to Jio Pakistan with Huma today and Abdullah as well. और मुझे भी वेलकम करें। अच्छा जी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। लिटरली क्रिकेट पे इंटरेस्ट का अचानक से कल याद आया शाम में 6 बजे बैठे बैठे कह रहे आज तो वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। जब आपकी अपनी टीम निकल जाए ना तो ऐसे आपका इंटरेस्ट ड्रॉप होता है। I was thinking about that and I was also thinking, वैसे मैच मैंने नहीं देखा लेकिन I was also thinking कि ये जो रेटिंग्स और व्यूअरशिप वगैरह कितनी डाउन गई होगी। एटलीस्ट पूरा पाकिस्तान मतलब पूरा एक मुल्क जो है वो चंक आप निकालने चले, पूरा नहीं, बहुत सी दुनिया ने देखा भी है बट लेवल जो था वो तो जब जीत गया और ऑस्ट्रेलिया जीता एंड दैट इज ग्रेट, इसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो फिर जरा ख्याल आया अरे आज तो जरा फाइनल था। हाउ डिड इट गो? नहीं, ऑस्ट्रेलिया जब धनाधन छक्के मार रहा था तो बस उसके बाद मैंने कहा मैं अपने कामों में लग जाऊं और फिर मैं बस सोने के लिए लेट गया। अच्छा, व्हाट अ गेम दिस इज क्रिकेट के हु वुड हैव थॉट कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मतलब जो शुरू में फेवरेट्स की भी बात हो रही थी और बहुत से इस किस्म के चलें इस बारे में तो हम तफसील से बात करेंगे ही। ये मुझे इत्मीनान रहा कि जिस टीम ने हमें हराया था सेमीफाइनल में वही जीता। फिर इंडीड सर्टनली वो बेहतर होंगे सबसे और वो एक ज़बरदस्त और एक मजबूत टीम है। दैट्स व्हाई दे बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस। अच्छा जी, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज है 425, आज भी 425। आपको पता है हायर साइड पर ही है और इस वक्त लाहौर दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर मौजूद। तो आंखों देखा हाल मैं आपको बता सकती हूँ। एक हफ्ता मैं लाहौर में ही रह के आई हूँ और शायद आपको स्क्रीन के थ्रू आप देख नहीं सकते लेकिन मेरी इस आंख में एक स्टाई जो है वो बिल्ड अप कर रहा है। लेट मी टेल यू कि मैं लाहौर में जिस चीज़ से मिली हूँ एवरीबडी इज़ अनवेल। मतलब कि थोड़ी बहुत एलर्जी, किसी को ज़रा ज़्यादा किसी को कम, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो इफेक्टेड ना हो। ख़ास तौर पर जो बूढ़े लोग हैं, जो ज़रा ओवर एज लोग हैं विद देयर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, उनको तो ये जो एयर इस वक्त पोल्यूशन है, क्वालिटी क्या कहूँ, बिल्कुल ही बैड क्वालिटी है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रही है। सो दैट इज समथिंग टू बी लुक्ड इनटू। मैं एक ट्वीट पढ़ा था, उसने लिखा हुआ था, एक लाहौरी खातून ने लिखा हुआ था, भाई हमसे मिल लो, हमसे मुलाकात कर लो, हम रेयर स्पीशी हैं क्योंकि हम इस माहौल में सांस ले रहे हैं, पता नहीं हम कब तक रहें। हाँ बट ये कोई खास बात नहीं है अपने आप को ये रिजिलिएंट कहना और कि हम बड़ा भी के वी शुडंट बी एबल टू टेक दिस। वो कह रहे थे कि वी आर नॉट रिजिलिएंट बट जाहिर है अब आबो हवा है, क्या कर सकते हैं, घर पर तो नहीं छोड़ सकते। सो होपफुली कुछ इसका तदारुक किया जाए, कुछ इक़दाम सीरियसली किया जाए। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने के लिए। अच्छी बात है जब दो लोगों में सुलह हो जाए और राजीनामा हो जाए तो उस पर खुश होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इतने नाखुश से लग रहे हैं शोएब अख्तर इस सारी सूरत हाल में। बिल्कुल नाखुश लग रहे, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उनसे एक्चुअली ये पूछूं कि व्हाट इज ट्रू फीलिंग्स आर, कि मुझे कोई आई एम सॉरी बट मुझे कोई इतनी सिंसियरिटी नज़र नहीं आई। आई एम सॉरी उस सारी सिचुएशन में, बट वी कैन डिस्कस दैट लेटर। पहले ज़रा हम क्रिकेट की तो बात करें। पहले ज़रा क्रिकेट की बात कर लें क्योंकि पता है हमें पाकिस्तान का मैच नहीं था, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, बट हम बैठे हुए हैं आपको राउंड अप देने के लिए। क्रिकेट लवर्स वुड हैव वॉच्ड एनीवे। क्रिकेट लवर्स वुड हैव वॉच्ड बट इफ यू आर क्रिकेट लवर और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम देखते हैं ना इंटरेस्टिंग मैचेस, पर्टिकुलरली जब हमारी अपनी टीम खेल रही होती है। और T20 वर्ल्ड कप 2021 का मार्का ऑस्ट्रेलिया की फतह पर इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त दे दी और पहली बार T20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया है। 77 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलकर मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया को फुल फॉर्म में जिताया है और मैन ऑफ द मैच का, प्लेयर ऑफ द मैच का एक्चुअली टाइटल भी जीता है। ये टूर्नामेंट कई हवालों से बड़ा ही दिलचस्प रहा है और पूरे टूर्नामेंट में टॉस की बड़ी अहमियत रही है और कल भी यही हुआ। और बिल्कुल जी, आखिरी मैच में भी हमने यही देखा कि टॉस जीतकर जिस टीम ने फील्डिंग का फैसला किया वही टीम मैच भी जीती है। और टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया का शुमार फेवरेट टीमों में ही नहीं किया जा रहा था, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता रही थी, लेकिन अब पहली बार T20 चैंपियन का टाइटल कैंगरूज के सर जो है वो सज चुका है। पाकिस्तान ने भारत से शिकस्त के रिवायत जो थी वो तोड़ दी और तगड़ी टीम समझी जाने वाली भारतीय टीम ग्रुप जो है वो स्टेजेस में भी आपने देख लिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा मार्का था और इवेंट में पाकिस्तान का सफ़र सेमीफाइनल तक ही रहा, लेकिन कौमी टीम की शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन टीम वर्क के साथ खिलाड़ियों ने पूरी कौम के दिल ज़रूर जीत लिए। दे गेव अस एन अमेजिंग 1 मंथ आई वुड से। मतलब जितनी एक्साइटमेंट हमने देखी है और ख़ासतौर पे फिर निकल जाना पाकिस्तान का, ऑनेस्टली इट वाज लाइक एन एंड ऑफ अ वेरी गुड एरा फॉर अस, जो हम एक महीना बड़ा अच्छा गुजार रहे थे। आप जब नई थी, मैं फ्राइडे को भी यही बात कर रहा था कि हम मैच तो हार गए, हमारा
ये सारा अरसा ना, ये चंद हफ्ते जो हैं बड़े डिस्ट्रैक्टेड गुजरे हैं अपने असल मसाइल की तरफ से, क्योंकि गैस के मसले, बिजली के मसले, पेट्रोल के मसले, चीनी ऑल तो सस्ती हो गई है और बारहा हुकूमत कह रही है कि उसको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन सरकार हमारे पहले ही इतने मसले हैं कि चले हमने यहाँ पे बता दिया भाई चीनी की कीमत कुछ कम हुई है मार्केट में। होपफुली अब मुतमईन हो गए होंगे हुकूमती ओहदेदारान। हाँ, कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ा है। और तो हम अब वी आर बैक टू आवर ओन मसलाज नाउ बिकॉज़ क्रिकेट इज आउट ऑफ द वे। सो दिस वाज अ डिस्ट्रैक्शन एंड अ वेरी गुड वन एज वेल बिकॉज़ वी वर विनिंग एंड एवरीथिंग वाज गुड। मतलब एक कॉमन था ना बात खुशी की, तो वो थोड़ी सी आउट हो गई है। मुशी भाई हमारा वेट कर रहे हैं, स्टार लेग स्पिनर है हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया मुशी भाई। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीमों में शामिल नहीं थी, ये हमने गालिबन आपसे भी डिस्कस किया था, लेकिन एशियन पिचेस पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया है। कैसा रहा आपकी नज़र में ये पूरा सफ़र वर्ल्ड चैंपियन टीम का और ओवरऑल बाकी सब टीमों का? बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई टीम कोई भी लोग न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए रेट नहीं कर रहे थे ऊपर वाली टीमों के क्योंकि हम समझते कि ये कंडीशन इनके लिए एलियन कंडीशन है। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको वापस लेके जाता हूँ। आखिरी 2 टूर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ में किए हैं, ताकि वहाँ की पिचों श्रीलंका में भी की हैं, और इनकी पिचों पे खेलते हुए ये लोग इधर आए हैं। ये PSL खेलते हैं, IPL खेलते हैं, यहाँ की लीगें खेल खेल के इनको इतना एक्सपीरियंस हो गया है इनके बॉलर्स को। ये इन सिचुएशन को, इस जितना भी ये इन्वायरमेंट है हमारा एशिया का, इसको इतना अच्छा अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। ये स्वीप शॉट ये सीख गए हैं, रिवर्स शॉट ये सीख चुके हैं, स्पिनर्स को खेलना ये सीख चुके हैं। तो आई थिंक ये बड़े पिछले कोई 5-10 साल से इन्होंने बड़ी स्मार्टली प्लानिंग की हुई है कि जैसे ही एशिया में एक टूर्नामेंट होता है, बड़ा टूर्नामेंट ICC का कोई भी टूर्नामेंट होता है, तो ये इनके क्रिकेट बोर्ड 2 साल पहले उनको पता होता है, वो टूर्स वहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि हमारे प्लेयर कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर क्रेडिट देना चाहिए उनको। और उनकी फिटनेस लेवल हमारी एशियन टीमों से ज़्यादा फिट होता है, इसलिए वो गर्मी में दुक्के भी ले रहे होते हैं, सिंगलें भी ले रहे होते हैं, वो थकते नहीं है, वो एंड तक उनकी एनर्जी लेवल तगड़े होती है। क्योंकि जहाँ पे आप फिटनेस पे फटीक होते हैं तो आपके जो प्लान होते हैं उसको आप सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इवन साउथ अफ्रीका वाज वेरी क्लोज टू कम टू द रीच सेमीफाइनल, वो भी बेचारे कुछ रन रेट की वजह से बाहर हो गए। सो आई थिंक क्रेडिट दोनों टीमों को जाना चाहिए, उनके बोर्ड्स को जाना चाहिए। बड़ी अच्छी पॉलिसी के साथ वो अपना प्लान करके आते हैं। तो यानी बेसिकली वो सारी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। अच्छा, ये एक चीज़ जिस पे बड़ी बात भी हो रही थी और थोड़ा मज़ा जो है इससे ख़राब हुआ, वो टूर्नामेंट का टॉस था। तो ड्यू फैक्टर की वजह से जो टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती वही जीत रही थी। इक्का दुक्का मैचेस के अलावा अगर देखा जाए, तो आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये क्या हुआ? देखें, ये बात बहुत डिस्कशन हो रही है, टॉस डज मैटर नाउ, मैटर करता है। मगर मैं ये हमारे पैनल में बैठ के सारे लोग यही बात कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत अल्लाह का शुक्र है कंडीशन में यूज्ड टू कोचिंग करता हूँ इनके बाहर वालों लोगों की भी और ये लीगों की भी। आप पहली बैटिंग करते हुए कहाँ आपने सारी टीमें विकेटें बचा के रखी हैं, 4-4, 5-5 विकेटें गिरी होती हैं तो 170 पे ख़त्म करते हैं। जबकि आपको पता है टॉस हारने के बाद अगर बैटिंग आपने पहले करनी है तो आप 200 प्लस रन करें, आप 170 पे क्यों करते हैं? 30 रन ज़्यादा करें आप, ताकि आपको अगर मैच जीतना है तो फिर आपको चांस लेना पड़ता है, आपको ऑल द वे जाना पड़ता है। हम यहाँ पहली बैटिंग करते हुए टीमें अपनी विकेटें बचाती हैं कि विकेटें ना गिर जाएँ। ऐसे टीमें मैच नहीं जीता करती ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको पता है टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 170, 180 नहीं, फिर आपको 200 प्लस करने पड़ेंगे ताकि आप वो जो ड्यू फैक्टर है या शाम के ऊपर पिच अच्छी खेलने लग जाती है, वो 20 रन का मार्जिन आपने फिर देना होता है अपने बॉलर्स। अच्छा मुशी भाई, लास्टली लेट्स टॉक अबाउट आवर ओन बॉयज। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से हम बड़े मुतमईन रहे, ऑल्दो वी कुडंट मेक इट टू द फाइनल्स, लेकिन एक यूनिटी नज़र आई, इत्तेहाद नज़र आया, टीम वर्क नज़र आया। ये बड़ी मुस्बत तब्दीली है व्हेन इट कम्स टू टीम पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम की कैप्टनसी, नया स्टाफ जो आया, सकलैन इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर, और जो मैथ्यू हेडन और फ्लैंडर है, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान हैं। कोचेस यहाँ पे इतनी जल्दी में कोई भी बंदा कोचिंग नहीं कर सकता, फाइन ट्यूनिंग होती है हाईएस्ट लेवल पे। आप एज ए कोच आपने लड़कों से परफॉर्मेंस लेनी होती है, मैनेजमेंट स्किल अच्छे होने चाहिए लोगों के। तो आई थिंक इन तीनों को भी क्रेडिट देना चाहिए, मैनेजमेंट को क्रेडिट देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट जो देता हूँ मैं बाबर आजम को देता हूँ कि उसने ऑनरशिप ली है, और उसके साथ जो राइट और लेफ्ट पे लोग थे वो रिजवान था। रिजवान का बहुत इंपैक्ट है टीम के ऊपर, ही इज़ अ वेरी वेरी
वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। वो लड़कों को लेके रखता है, इकट्ठे रखता है, कोई लड़का स्लिप होने लगता है उसको पुल आउट करता है। शादाब भी, उसका भी यही रोल है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो बाबर आजम को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए कि फर्स्ट टाइम मैं उसकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, उसकी ऑनरशिप देख रहा हूँ, जिस तरीके से उसने ऑनरशिप ली है और जिस तरह लड़कों से बात करता है। अब वो इंशाल्लाह अगर इसी तरह यूनाइटेड होकर खेलते रहेंगे, अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है हमारी टीम नंबर 5 नंबर 6 से नीचे आके नंबर 3 टीमों के अंदर भी आ जाएगी जल्दी। बहुत शुक्रिया आपका मुशीब भाई, थैंक यू। मुश्ताक अहमद, द लेजेंडरी मुश्ताक अहमद वाज विद अस। अच्छा, वाकई ये जो हमारी टीम इस वक्त बनी हुई है, खासतौर पे जब आप बाबर आजम को भी सुन रहे होते हैं और एक बॉडी लैंग्वेज से भी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर वेरी वेल जेल्ड। मतलब पहले कभी भी आपको कोई एतराज़ हुआ हो या कोई पार्टीबाजी बीच में होगी हो या फिर जो भी चैलेंजेस हो रहे थे, दिस इज़ नॉट दैट टीम, दिस इज़ अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर। सो एक्सपेक्टेशन इनसे, चलो ये तो हो गया जो होना था, और हार जीत वैसे भी होती रहती है, जो ब्रदरहुड, वो जो भाईचारा, वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नो अ नेशनल क्रिकेट टीम। ओके, अब हमने जरा क्रिकेट की बातें कर ली, और क्या वो दिन थे हम रोज़ ही कोई क्रिकेट पाकिस्तान की जीत की हम बात करते थे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाय द वे, इंशाल्लाह पाकिस्तान इज नाउ इन बांग्लादेश, सो वहाँ से भी और हमें जीत की अभी खबरें और भी आएंगी, तो वी विल बी फॉलोइंग दैट एज वेल। लेकिन लेट्स टॉक पॉलिटिक्स अ लिटिल बिट। और जी आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो है वो जोर पकड़ रही है, रोज़ ही जोर पकड़ रही है, और एक तरफ सड़कों पर सियासत के जरिए हुकूमत को गिराने की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ बंद कमरों में भी सियासी चालें सोची जा रही हैं। अंग्रेजी जरीदे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ते में चेयरमैन सेनेट कौमी असम्बली के स्पीकर या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है, और मियाँ साहब ने 20 नवंबर तक अपोजिशन की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर भी जोर दिया है। मियाँ साहब और मौलाना के दरमियान बातचीत में पीपल्स पार्टी का जिक्र भी आया। मियाँ साहब ने मौलाना फजल रहमान को अदम एतमाद की तहरीकों के लिए पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने के लिए कह दिया है, और इसीलिए मौलाना फजल रहमान ने जुमे को बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की, और बाद में दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट में मुत्तहिद है। इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में फूट पड़ने के बाद PDM और PP रहनुमाओं के दरमियान ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी, और दिलचस्प हुमाइस पर बात यह भी है कि पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ही पंजाब और सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। बट देन टाइमिंग इज एवरीथिंग ना, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। शुरू में तो ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन अब PDM पीपल्स पार्टी को कायल करने में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने PDM को सर्दियों की बीमारी से मिटा दिया है। वैसे तो और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं वो, जो प्रॉब्ली शायद किसी बीमारी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन ये उन्होंने क्या कहा सुन लीजिएगा। हमें हर 3 महीने के बाद यही बताया जाता है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है, और बस अभी गए और इमरान खान वो जाने वाले हैं। इमरान खान बैठे हुए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो PDM की आपने बात की, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया में और जगह भी जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं, ज़ुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियाँ आती हैं तो ये PDM वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। असद उमर साहब को आपने सुन लिया। अब आपको बताएं कि PDM लाहौर मार्च के बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है, लेकिन अब तक लाहौर मार्च की तारीख नहीं दी गई, और हफ्ते को कराची में होने वाली एहतजाजी रैली में भी शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब थे, जिसकी वजह से PDM का एक्शन प्लान जो है वो अब भी ज़्यादा वाज़ेह नहीं। एक्चुअली मरियम नवाज और शहबाज शरीफ नहीं मौजूद थे उसमें, सो दे वर नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, जिसकी वजह से PDM का एक्शन प्लान वाज़ेह नहीं हो सका। आप देखते हैं कि PDM और पीपल्स पार्टी दोबारा जो राब्ते में आए हैं तो इसके क्या नताइज निकलते हैं, और इसी पे बात कर लेते हैं। राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइएगा क्या इरादे हैं सर? PDM ने तो हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन राउंड शुरू कर दिया है, बंद कमरों में क्या चल रहा है, ये भी कुछ हमें कुछ इंसाइट्स दें, और इत्तलात ये भी है कि मौलाना फजल रहमान और मियाँ साहब की बातचीत भी हुई है, और स्पीकर सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पर इत्तफाक हो गया है। कन्फर्म करेंगे आप? इस वक्त तमाम जमातों का इस बात के ऊपर इत्तफाक है, बल्कि जो जमातें PDM के साथ नहीं भी हैं उनका भी इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये टोटल नाकाम हो चुकी है। कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ जो है वो पूरे मुल्क में नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है, और इसी तरह से जो हमारी इकॉनमी है या हमारी जो माशियत है वो भी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो आम आदमी जो है उसका तो जीना जो है वो इस वक्त मुश्किल से आगे बढ़ के नामुमकिन होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो सबका ये इत्तेफाक है कि इस हुकूमत को जो है वो चलता किया जाए, ताकि जो ये तबाही का सिलसिला शुरू है ये रुक सके। तो इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि इस हुकूमत को अब जो है वो जाना चाहिए, आवाम से रजू होना चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जिन लोगों को इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम मुंतखब करें वो आके मामलात को जो है वो संभालें और इनको जो है वो बेहतरी की तरफ लें। अच्छा राना साहब, ये भी क्लैरिटी दे दें कि पीपल्स पार्टी तो पहले ही पंजाब में अदम एतमाद का कह रही थी, तो आप लोग उस वक्त नहीं माने थे। ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात का मकसद दरअसल मियां नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाना था। तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा तैयार है आपके साथ ताउन करने के लिए? और हैरानी की बात तो यह है कि आप लोग भी तैयार हैं, शायद हवाओं का रुख आपको लग रहा है कि बदल गया है। नहीं, पीपल्स पार्टी के पास है क्या पंजाब में जो उन्होंने जो है वो तैयारी करनी है या तैयारी उन्होंने की थी? पीपल्स पार्टी के पास जो है वो टोटल जो है वो 6 या 7 वोट हैं, जबकि अदम एतमाद के लिए जो है वो कम अज़ कम जो है वो 182 वोट चाहिए। तो यहाँ पे अक्सरियत जो है वो PMLN के पास है, एक यानी सिंगल पार्टी होने के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सियासत इस बात के ऊपर करती रही है, अब भी कर रही है कि जी हम अदम एतमाद करना चाहते हैं, हम अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, और वो हमें इस बात के ऊपर ताना देते हैं कि जी PMLN तैयार नहीं है। ये सिर्फ उनका एक सियासी पॉइंट है जो वो कभी कभार जब उन्हें मौका मिलता है उसको स्कोर करते हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही उनके पास कोई वोट हैं कि वो हमारे वोटों के साथ शामिल करें तो वो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवा सकें। हाँ, हम इस बारे में हमारी शुरू से ये कोशिश है, अब भी है। चलें, वी गॉट योर पॉइंट राना साहब। लास्टली, लाहौर मार्च की तारीख अब तक नहीं आई है, उसके बाद ही जाहिर है PDM ने इस्लामाबाद की तरफ ही मार्च करना है, तो कब तक आप बता देंगे? असद उमर तो कहते हैं कि बीमारी से भी उन्होंने तशवीक दी है और भी उन्होंने कहा है कि अगर मार्च किया तो बड़ी कुट भी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि TLP के साथ मुआहदे के बाद असद उमर साहब को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए कि बड़ी कुट पड़ेगी। इससे पहले वो यही बातें TLP वालों के मुतल्लिक भी करते रहे हैं और यही वो इनकी बढ़के हैं जिसकी वजह से बाद में इनको ऐसी शर्मिंदगी, ऐसी हजीमत उठानी पड़ी कि कोई अगर शर्म से होता तो डूब मरता। तो अब भी ये वज़रा जो है वो इस किस्म की जो है वो बेईमानी जो है वो गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की अभी डेट PDM ने फ़ाइनल नहीं की, और डेट जब फाइनल होगी तो इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च होगा और बड़ा भरपूर होगा और किसी को जुर्रत नहीं होगी उसको रास्ते में या वहाँ इस्लामाबाद में रोकने की। चले, बहुत शुक्रिया राना साहब। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी टेस्टिंग द वाटर्स अभी, तभी शायद लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे। असद साहब की वो कुट वाली बात वो सिर्फ PDM के लिए नहीं थी, वो साफियों के लिए भी थी। तो अपनी जान बचाएं, बिकॉज ही साउंडेड वेरी सीरियस अबाउट इट एंड आई वाज एक्चुअली वंडरिंग कि उनकी मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स और उनकी बैकग्राउंड जहाँ से वो आ रहे हैं और जो वो इससे पहले भी करते थे, मतलब कुछ सूट नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है एक्चुअली। जब इस तरह के जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट करें ना कुछ बेहतर रवैया, बेहतर गुफ्तगू या बेहतर डिमीनर या मैनर, और वो इस तरह बिलो द बेल्ट बातें करें, तो फिर आपकी कोई उम्मीद नहीं रहती किसी और से। तो फिर आपकी एक्चुअली फिर जो लोग बाज़ औक़ात सियासतदानों से बदजन हो जाते हैं ना और वोट नहीं डालते, ये इन्हीं बातों की वजह से पे हम दोबारा बात करेंगे। मज़र साहब भी हमारे साथ होंगे उस वक्त। अच्छा, आपको हम बता रहे थे पहले भी, अब तो आपने देख भी लिया होगा सोशल मीडिया पे, साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और एंकर डॉक्टर नुमान न्याज के दरमियान बिलाखिर सुलह हो गई। अब सुलह हो तो गई है, अब ऑब्वियसली बहुत हम भी थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं बॉडी लैंग्वेज में और बातें सुन के डिसाइड करने में। मुझे कोई खास इसमें कोई सिंसेरिटी नहीं नजर आ रही थी। और दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब जब ये कहते हैं ना कि बात तो इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन वो सोशल मीडिया ने बना दी, सर बात बड़ी थी। ये दुनिया में हर चीज का मलबा जो है ना सोशल मीडिया पर ना डाल दिया करें, बराए मेहरबानी हाथ जोड़कर। जो बात बड़ी होती है वही सोशल मीडिया पे भी बड़ी होती है। जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता ना ब्लेम करने
के लिए चलो जी सोशल मीडिया को बुरा भला कहना शुरू कर ये इनके घर ड्राइंग रूम में इनकी लड़ाई नहीं हुई थी जिसपे हम घुस गए और हमने ये टीवी पे लड़ाई हुई थी। खैर एनीवे सुलह जो हुई है वो वैसे फवाद चौधरी साहब ने ही कराई है अपेरेंटली। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कराई है, लेकिन ये ना कहा करें कि बात बड़ी नहीं थी और ये सोशल मीडिया कसूर है। सोशल मीडिया कसूर नहीं है, जिन्होंने बात बढ़ाई थी ये उनका कसूर था। सोशल मीडिया पे ये बात सिर्फ डिस्कस हुई थी। आप बड़े ब्रॉड माइंडेड आदमी हैं, वी होप एंड अंडरस्टैंड कि आपको ये बातें समझ में आई। और एक्चुअली अब खैर डॉक्टर नुमान ने तो कह दिया कि जी हमारी 30 साल पुरानी दोस्ती है और ऐसा नहीं होना चाहिए, सो आई अपोलोजाइज। और शोएब अख्तर का जो आगे से ये कहना था ना कि ये बात वैसे पहले हो जानी चाहिए थी, यानी इसको देर कर दी, अपोलॉजी आप पहले भी कर सकते थे, विच एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस एज वेल। इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी और ना ही सोशल मीडिया की वजह से खिंचा, ये आप लोगों की बात थी। इट शुड हैव बीन सेटल्ड मच अर्लियर। और इसीलिए शोएब अख्तर का भी ये कहना पहले कर लेते तो मुझे लग रहा है कि वो अभी भी थोड़े से ऑफेंडेड हैं कि ये इतना होने की जरूरत नहीं। हम चुके हैं नहीं इन पोजीशंस में, इसलिए वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट और मे बी स्पेकुलेट अबाउट इट एज वेल। लेकिन जो वहां थे साफी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। क्या अच्छी बात है जी, आप लोगों की दोस्ती हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है, हम खुश हैं सबके लिए। जो चाहे मामला रफा दफा हो जाए वो बेहतर होता है। तजियाकार सलीम साफी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साफी साहब, शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ के दरमियान जो है वो सुलह हो गई है और आप वहाँ विटनेस थे, आप मौजूद थे, तो थोड़ा हमें बताएं कि ये सब अचानक किस तरह हुआ, क्योंकि हम तो अभी भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें कुछ लैक ऑफ सिंसियरिटी नजर आ रही है। तो क्या माहौल था, क्या बातचीत हुई, प्लीज टेल अस। नहीं, अचानक तो नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी दिनों से फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे थे और वो दोनों फरीकों के साथ राब्ते में भी थे। और यही मेरा भी यही किरदार इस हद तक था कि शोएब अख्तर चूँकि मेरे भाइयों की तरह दोस्त हैं, शाहिद अफरीदी और जाहिद मियादाद की तरह, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने मुझसे भी ये कहा था कि मैं शोएब अख्तर साहब को मना लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और सब चीज़ें नुमान नियाज़ साहब और शोएब अख्तर साहब के दरमियान तय हुई। बाकी तफसीलात तो आप लोग मीडिया पे देख चुके हैं कि उन्होंने उस पर माजरत कर ली और मुस्तक़बिल के लिए भी दोनों की चूँकि पहले भी दोस्ती थी और अभी जब क़ज़िया तय नहीं भी हुआ था तो उधर जब शोएब अख्तर साहब और हम अंदर गए तो नुमान नियाज़ साहब ने उस वक्त भी उनको गले लगाया। तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और शुक्र है कि दोनों का क़ज़िया हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और दोनों की साबका दोस्ती भी बहाल हुई। और जो नोटिस वगैरह की बात थी तो वो भी पीटीवी की तरफ से वापस लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो वो भी खत्म हो गई, ये बड़ी अच्छी बात है जनाब। मामला सेटल हो जाए, पर्सनलाइज्ड होता है कि मतलब दोस्ती होगी तो नोटिस भी वापस ले लो, इसीलिए मुझे कोई उसका प्रोफेशनल लीगल ग्राउंड प्रॉब्लम नहीं था। ये बताइएगा साफी साहब के हम तस्वीर जो हम देख रहे हैं, तस्वीर की या राजीनामे की, उसमें आप भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, ये दोनों तो हैं ही। तो लगे हाथ हमने सोचा ये भी पूछ लें, फॉर दोज़ हू डोंट नो, क्या आपका भी मामला फवाद चौधरी साहब से सेटल हो गया है? आपकी भी दोस्ती हो गई है, बस दोस्ती है और ऐसे ही आप एक दूसरे को प्रोग्राम में छेड़े होते हैं? नहीं, एक तो ये कि मेरी फवाद चौधरी साहब से ना कोई लड़ाई है थी और ना कोई दुश्मनी है। उनसे नज़रियाती इख्तलाफ पहले भी था, आज भी है और शायद आइंदा भी रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ मेरा पहले भी था और दोस्ती थी और अब भी है। और इसी तरह इस सेटअप में और भी बहुत सारे लोगों के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है। ये तो बहुत कम लोग हैं, या ख़ुसूसन पीटीआई में अक्सर लोगों ने इस शार को अपना लिया है कि वो नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ भी बना देते हैं। तो फवाद चौधरी में ये एक खूबी है कि वो ज़ाती इख्तलाफ और नज़रियाती इख्तलाफ को अलग अलग रखते हैं। तो इस बाकी भी जो वज़ीर हैं उनसे कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, वो तो एक नज़रियाती इख्तलाफ है। इस हुकूमत के बारे में जो सोच मेरी कल थी वो आज भी है और अगर आगे भी इसकी ये सूरत हाल रही तो मेरी तनकीद उसी तरह रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका साफी साहब। अच्छी बात है वैसे, अगर आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब
सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ को ज़ातियात तक नहीं लाते तो गुड जी, अच्छी बात है। But I have my 2 cents about that notice that was sent to शोएब अख्तर। मतलब वो नोटिस क्या था? अगर इतना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ हुआ था तो दैट नोटिस शुड स्टे। और अब दोस्ती हो गई तो नहीं हुआ था ना, आई गेस हुआ होगा। मतलब एक सेकंड, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द पॉइंट। तो क्या तंग करने के लिए नोटिस भेजा था? उस नोटिस का मकसद क्या था? आपको पता ही है पीटीवी स्पोर्ट्स के सभी कुछ डॉक्टर मानने आ जाए तो ठीक है, वो जिसको मर्जी चाहिए। नहीं तो अब वो माफी पर्सनली तो इन्होंने कर ली, और जो उनके पास 6000 ओहदे थे और इतनी चीजें और हो रही थी, उसका क्या हुआ? हमने आपको पहले कह दिया था, वो थोड़ी दर्द। तो यानी बेसिकली ये लड़ाई चूंकि शोएब अख्तर के साथ हुई थी, वो खुद इतनी बड़ी हस्ती है तो वहाँ तो उनको दोस्ती करनी पड़ी है। मतलब दैट इज, आई एम सॉरी एज अ व्यूअर, आई एम गोइंग टू से दैट। अदरवाइज कोई और छोटा मोटा होता तो उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। एक इंसान के रवैये, एटीट्यूड से पता लगता है ना कि छोटे मोटे का क्या हशर करते होंगे। पता चल गया ना, इधर नजर आ रहा है। हो सकता है ना भी करते हो, पता नहीं, लेकिन फीलिंग आ जाती है कि बहुत ही बुरा हशर करते होंगे। मेरा ख्याल है यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। एक किस्सा है जी, मैं इसको कोई टाइटल देना चाह रहा नहीं, कोई टाइटल नहीं हो सकता क्योंकि टाइटल जो भी होगा रिजवान पिलो। हाँ। समझ आ गई होगी आपको कि ये क्यूरियस केस क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तानी विकेट कीपर एंड बैटर जो हैं वो अपनी शानदार ऑन फील्ड कारकर्दगी तो दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब जो खबरों में रहते हैं ना, अब वो कुछ भी कर रहे होते हैं, वी वांट टू फॉलो एंड वी वांट टू सी कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की, जो कि खबरों में इसलिए है क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो अपना तकिया यानी पिलो जो है वो नज़र आ रहा होता है कि उन्होंने उठाया हुआ है साथ। एंड अब्दुल्ला, यू नो, आई टोटली गेट दैट बिकॉज जितना ये लोग ट्रैवल करते हैं, जितना अपने घरों से बाहर रहते हैं, मतलब काम ही ऐसे, कभी इस मुल्क में, कभी उस होटल में, कभी तो कोई तो अपनी एक चीज चाहिए होती है। एंड अ पिलो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्लीप रूटीन। आई एम मायसेल्फ वेरी अटैच्ड टू माय ओन पर्सनल पिलो। अगर मेरे बिस्तर पे 4 तकिए या 5 तकिए, तो वो एक तकिया होता है जो आपको चाहिए, एक जो है ना वो ढूंढ रहा होता हूँ, और वो उसमें मैं अपने बच्चों का भी लिहाज नहीं करता। अगर बच्चा गहरी नींद में सो रहा है और उसके नीचे गलती से वो तकिया है तो आई डोंट केयर, मैं वो उसके नीचे से तकिया निकाल लेता हूँ। तो ये भी आपको देखिए, बात हम रिजवान की कर रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला के बारे में भी आपको कितनी एक बात पता चल गई। तो कुछ ऐसे पर्सनल आपकी चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं दैट यू जस्ट कैन नॉट ट्रैवल और बी विदाउट, और खास तौर पे जब आपकी परफॉर्मेंस यू नो रिक्वायर्ड होती है तो आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। है। और उसके बाद जो ये बीमारी से उठ के जिस तरह इन्होंने ICU में रहने के बाद सेमीफाइनल खेला था, उसने तो हम सबको इनका गर्विदा बना दिया है। इन्होंने खुद क्या किस्सा सुनाया है, राज पर से पर्दा उठाया है वो हम। अच्छा खैर, वो तो हम सारे सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं ना। राज तो यही है कि ही जस्ट वांट्स टू ट्रैवल विद हिज पिलो। लेकिन बात ये है, किसी एक्सपर्ट से भी बात कर लें आप, इतनी हाई परफॉर्मेंस ड्यूटी जब आपकी रिक्वायरमेंट हो ना, जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स की है माशाल्लाह, तो देन जो चीज़ आपको कंफर्ट दे सकती है दैट गोज विद यू इवन इफ इट्स अ पिलो। भाई अब्दुल्ला, देयर आर टाइम्स जब मैंने अप नॉर्थ, यू नो, आप रहते हैं, वो इतने कोई 5 स्टार होटल्स वगैरह तो नहीं होते, खूबसूरती है, आप जा रहे हैं हुंजा वगैरह या सवात, एक ज़माने में मैं गई थी, तो आप बेडशीट्स कभी अपनी ले जाते हैं, कभी टॉवल्स अपने साथ, मतलब यही एक एडवाइस भी की जाती है कि अपनी चीज़ें साथ लेके जाओ। तौलिए वगैरह तो रखते हैं, तौलिए वगैरह तो रखते ही हैं। तो फॉर समबडी लाइक द क्रिकेटर्स हु हैव टू परफॉर्म वेल, तो उनकी नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है? भाई हर एक का अपना एक रूटीन होता है ना। बाज़ लोगों को बिल्कुल घुप अंधेरे में नींद आती है, बाज़ लोगों को हल्की लाइट भी चल रही हो तो नींद आ जाती है। सो इट इज़ एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्लीप, और उसमें जो तकिया होता है एक बहुत अहम हिस्सा है इस स्लीप पैटर्न का। अच्छा, काफी सीरियस डिस्कशन हो गई है तो हाँ बड़े सीरियस हो गए हम इस मामले में, बट आई एम श्योर वी ऑल एग्री अबाउट इट। लाइक वेरी ऊंचे तकिए, द तकिया शुड बी, यू नो, थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा। अब और कुछ तकिए की बात हो जाए, मतलब पता चल गया अभी तकिया, ये हर किसी का अपना अपना होता है। I need 3 pillows to sleep, और everybody, I think I don't think we are going anywhere। और कुछ अच्छा, मुल्क में क्या चल रहा है इसके अलावा? और तकिए का लिहाफ लाल रंग का हो या सफ़ेद ही ठीक चलेगा? सफ़ेद ही बेहतरीन है। और इसके अलावा मुल्क भर में बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 27 नवंबर से लेकर किस डेट तक है भाई? ये तक 9 माह से 15 साल के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, और 27 नवंबर तक ये होगा। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना के केसेस जो हैं, यू विल नॉट बिलीव कि मुल्क में 24 घंटों में क्या केसेस आए हैं। वो भाई 6 अम्बात रिपोर्ट की गई हैं, और सिंगल। देखिए, इसका वैसे तो 0 पे हम जाना चाहते हैं क्योंकि अम्बात इज लाइक अ बिग थिंग एनीवे, लेकिन हम 6 पे आ गए हैं सिंगल, और 0.73 इज द पॉजिटिविटी रेट। कैन यू इमेजिन? वी आर गोना सी यू आफ्टर दिस हेडलाइन ब्रेक। वेलकमिंग बैक।
लाहौर का मैं आपको बता चुकी हूँ, लाहौर का मौसम वाकई इतना कोई ख़ास नहीं है और हर किसी को एलर्जीज वगैरह हुई हैं। बाय द वे आपको पता है ना, आज वो जो इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी आज फिर लाहौर टॉप पे। हाँ, उस वक्त सुबह जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम उसमें तो नंबर 1 में था 425 पॉइंट्स के साथ। बहरहाल और भी बहुत सी गुफ्तगू है, बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है। भाई 20th लक्स स्टाइल अवार्ड्स बड़ा स्टार स्टार्टेड इवेंट था, उसके बारे में भी ज़रा तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा एक और बात, किस ने ये सर्दी की जो सौगात होते हैं, फ्रूटर, कीनू और मौसमी तो वैसे पहले ही आ गई थी, अब तक ट्राई कर लिए हैं। मैं इस वीकेंड पे पहली दफ़ा फ्रूटर लेके आया एंड अच्छे थे। हाँ अच्छे थे, मीठे थे। वो स्टोरेज वाले तो नहीं थे? नहीं। वैसे मैंने लाहौर में ये अनार का जूस और ये फ्रूटर जूस, ये सारी जो सर्दियों की चीज़ें होती हैं, तो आई डिड हैव दैट एंड इट वाज सो गुड। हाँ, सर्दी की तो और भी बड़ी ड्राई फ्रूट टाइप चीज़ें होती हैं, लेकिन एक तो महंगाई बहुत है, दूसरा ये कि अभी कराची में उतनी सर्दी नहीं आई है ना। अब भाई वाटर नंबर 2 पे, तीसरे पे रिजवान है, पहले पे बाबर है, तो कैसे आपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड? हाँ, मतलब ये डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा कुछ जिसको कहते हैं ना अवामी मसाइल, खैर अवामी मसाइल तो उस तरह नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अब तक बरकरार हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी इस्लाहात का सबसे अहम बिल अब तक पार्लियामान से मंजूरी का मुंतज़िर है। MQM पाकिस्तान का शिकवा है कि हुकूमत अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लेती, और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा है कि MQM पाकिस्तान के वज़ीर तो खुद इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी और EVM की तैयारी का हिस्सा थे। MQM तो खैर पैकेज के हवाले से मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि पैकेज के ऊपर तो उनको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि पैकेज तो बनाई MQM ने है, लेकिन फरोग नसीम साहब ने ड्राफ्ट किया है और इसकी जो टेक्निकल इसकी जो सारी कह लीजिए कि जो जिम्मेदारी है वो अमीनुल हक साहब ने ली हुई है, IT मिनिस्टर हैं वो। तो IT मिनिस्ट्री ने सारी जो मामलात हैं टेक्निकल साइड के वो देखे हैं, और जो लॉ के मामलात हैं वो फरोग नसीम साहब ने देखे हैं। तो अगर आप देखें तो एक्चुअली तो ये सारा जो रिफॉर्म का पैकेज है ये है ही MQM का। MQM के साथ आपको बता दें, काफ लीग भी हुकूमत से नाला है। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में रहनुमाओं ने बढ़ती बेरोज़गारी और महंगाई पर खुलकर तनकीद भी की, और तमाम अरकान असम्बली ने फैसलों का इख्तियार परवेज़ इलाही साहब को दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पार्टी के सीनियर वज़रा को आज सुबह 11 बजे तलब किया है, बस कुछ ही देर में, जिसमें मुश्तरका इजलास बुलाने से मुताल्लिक़ हतमी फैसला किया जाएगा और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बात होगी। और तहरीक इंसाफ के लिए इत्तेहादियों को सबसे अहम टास्क है कि हुकूमत की बका का मसला भी है सर्टनली, क्योंकि ये हुकूमत इन्हीं इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है। वैसे तो इत्तेहादी ज़ाहिर है इनके अपने भी मफादात हैं और अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। ज्वाइन किस मजबूरी के तहत किया गया? कुछ और आपने कहना तो कहते। वैसे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील साहब। कंवर नवीद जमील साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि MQM पाकिस्तान के हुकूमत से क्या मुतालबात हैं जिनकी बुनियाद पर अपने इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो मंजूर करवाने से इनकार किया है? क्योंकि फवाद चौधरी का तो कहना है कि अमीनुल हक खुद जो हैं वो हिस्सा थे EVM मशीन की तैयारी में, और वज़ीर कानून जो हैं फरोग नसीम ने खुद ड्राफ्ट तैयार किया था, तो काबीना की मंजूरी में भी आप लोगों ने एतराज़ नहीं किया था उस वक्त। तो असल मुतालबात हैं क्या, ये ज़रा हमसे शेयर कीजिए। हमारा इसमें मौक़िफ़ यही था कि आप अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ये मशीन किसी भी तरह से इलेक्शन में किसी ख़राबी, किसी धांधली का सबब ना बन सके। हमें एतमाद में लेने के लिए कोई महीने भर पहले शिबली फराज साहब बहादुराबाद तशरीफ़ लेकर आए थे और अपने साथ ये मशीन लेकर आए थे जो उन्होंने हमें दिखाई। हमने उस मशीन के हवाले से कई एतराज़ किए थे और वो तमाम के तमाम जो एतराज़ थे वो इसी हवाले से थे कि ये मशीन किसी भी तरह इलेक्शन में किसी ख़राबी के लिए इस्तेमाल ना हो जाए।
तो उसके उन्हें जवाब देने थे, लेकिन उसका जवाब तो नहीं दिया। लेकिन ये बिल आ गया। खालिद मकबूल भाई ने वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग में ही इस हवाले से अपना एतराज़ दे दिया था और एतराज़ ज़ाहिर कर दिया था और बता दिया था कि चूँकि MQM इस मशीन के हवाले से मुतमईन नहीं है तो इस मशीन को सपोर्ट करना हमें मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा जी EVM से मुताल्लिक आपके जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब नहीं मिला और ये बिल आ गया। खैर चमगोइयाँ और भी हैं कि आपके और भी बहुत से मुतालबात हैं। आप कह रहे हैं जनाब जब कल अदम TTP और दीगर लोगों से बात हो सकती है तो फिर MQM के जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उनकी भी रिहाई का ऐसा लग रहा था। सुनने में आ रहा है कि आपकी तरफ से मुतालबात आ रहे हैं, लेकिन अब सर्टनली लेट्स स्टिक टू EVM और इंतखाबी इस्लाहात का बिल। आप लोगों का स्टेटस है क्या? आप बहुत अहम और सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो क्या लगता है हर दफ़ा की तरह बात बन जाएगी या हवाओं का रुख तब्दील हो गया है अब? देखें, हम चूँकि एक अलहदा सियासी जमात है और PTI एक अलहदा सियासी जमात है और हम हुकूमत में जो शामिल हुए, गो के गुज़िश्ता इंतखाबात से हमारी बहुत सारी रिजर्वेशन थी, लेकिन हम इसीलिए हुकूमत में शामिल हुए कि कराची, हैदराबाद समेत सिंध के अर्बन जो शहरी इलाक़े हैं उनके आवाम के मसाइल हल हों और इस हवाले से हमारा एक उनसे एक मुआहदा भी है जिसमें सारे के सारे पॉइंट तहरीर हैं और वो छुपे हुए नहीं हैं, वो मीडिया की नज़र में हैं। तो उस पर हमारी बातचीत चलती रहती है और वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अभी हमारा जो बुनियादी उनसे इख्तलाफ है वो इसी इलेक्शन मशीन पर एतराज़ है। हमने अपना एतराज़ रख दिया है। अभी MQM के किसी भी फोरम में गवर्नमेंट से अलहदा होने का कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा कमर साहब, हुकूमत की एक और इत्तेहादी काफ लीग भी PTI से नाराज़ है और उनके भी अपने मुतालबात हैं, तो आपसे काफ लीग की क़यादत का कोई राब्ता है या नहीं? अगर मिलकर हुकूमत पे ज़रा प्रेशर डाला जाए तो कोई इस किस्म की कोई प्लान आपने किया हुआ है टेबल? जी, ऐसा कोई ना हमारा उनके साथ मिलकर कोई प्रोग्राम है, ना इस हवाले से कोई राब्ता है। हमारा रिजर्वेशन है, हमने गवर्नमेंट के आगे रख दिया, हमने मीडिया के आगे भी रख दिया, उस पर बातचीत जारी है और वज़ीर आज़म साहब ने MQM के इस नुक्ते पर पेशरफ्त भी की है। उन्होंने स्पीकर साहब की ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो अपोजिशन को भी इसमें एतमाद मिले। तो देखें, अगर आगे बात जैसी भी बनती है MQM उसी मुनासबत से अपना लाए अमल तय करेगी, लेकिन आज की तारीख़ तक MQM का हुकूमत से अलहदा होने का या गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने का कोई इरादा, कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, बस कोई इरादा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट को स्टेबल करने का, तो मामला फिर सेटल हो ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कंवर साहब, आपने वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे भाई अपने फेवरेट कैप्टन, कप्तान। इनको दरअसल असल दिल से इनको कप्तान कहने का दिल चाहता है, बिकॉज द वे ही लीड्स द टीम ना एंड द वे ही हैज़ लेड, तो बड़े हम खुश हैं इनसे। बाबर आजम मैदान के अंदर तो आपको पता ही है अपना हुनर मनवा चुके हैं, अपने खेल से सबको मुतासर कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अपने फैंस से इन टच रहते हैं और हमारे दिल जो है ना वो जीतते रहते हैं। सो एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का, मोहम्मद हारून सूरिया, इसने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को ख़त लिखा जिसमें सबके ऑटोग्राफ मांगे और बड़ा ही क्यूट, मैंने भी कभी लेटर पढ़ा था। एक तो सबसे बड़ी बात है हु राइट्स द लेटर, एग्जैक्टली ना, तो सबसे इंडियरिंग इस बात की बात ये है कि ये हैंड रिटन एक लेटर है और वो अपने आप को भी फ्यूचर कैप्टन कह रहा है, तो ही वांट्स टू बी द कैप्टन एज वेल इन फ्यूचर। लवली इज दैट, आई एम सो ग्लैड कि ये ज़रा वायरल हुआ है ये लेटर और वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर बाबर ने इनको ना सिर्फ यकीन दहानी कराई है बल्कि उन्होंने कहा है कि भाई पहले तुम तो मुझे ऑटोग्राफ दो ना सूर्या, क्यूट इज दैट, हाँ तो मैं भी दे दूंगा।
So that's rather adorable. That's very cute and that's so encouraging coming from Captain बाबर आजम कि वो एक 8 साल के बच्चे को कहें कि चूंकि तुमने तो फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ बनना है तो तुम अभी से मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। मैं आपके ऑटोग्राफ का मुंतज़िर भी हूँ, फ्यूचर कैप्टन साहब, और अब जाहिर है होपफुली बाबर would do something, but you know how cute is that, very nice, that's an adorable gesture. Just wanted to bring that to your notice as if we हमें मज़ीद ज़रूरत है बाबर आजम को पसंद करने की, मतलब वो ऐसी चीज़ें उनके हवाले से निकल आती हैं that you are forced to love him even more। मतलब क्या उनका एटीट्यूड और क्या उनका टेम्परामेंट रहा है थ्रू आउट दिस सीरीज, तो वो तो एक कमेंडेबल बात है ही। और चेयरमैन भी इनके फ़ैन हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि पाकिस्तान टीम की लीडरशिप बहुत अच्छी थी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रमीज़ राजा ने कहा कि मोहम्मद रिजवान से नेशनलिज्म सीखने की ज़रूरत है हम सबको, और उन्होंने बड़े हौसले से काम लिया है। और मज़ीद कहा कि वो खिलाड़ियों से बहैसियत खिलाड़ी बात करते हैं, चेयरमैन बनकर नहीं बात करते। खिलाड़ियों को हारने से खौफ नहीं खाना चाहिए, हम मुत्तहिद होकर खेले, इसकी खुशी है। वैसे तो ये बाय द वे बड़ी अच्छी बात की रमीज़ राजा साहब ने, और ये इनकी अपनी इनिंग्स भी बड़ी अच्छी जा रही है बिकॉज इनके आते ही बाय द वे आवर टीम हैज़ रियली परफॉर्म्ड वेल। नाउ व्हाटएवर क्रेडिट और आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एंड आई गेस हमने पहले भी बात की थी कि इन्होंने जो कहा था ना कि हमें अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को मनवाना है, शुरू में मुझ समेत हम सब ने कहा था कि भाई मे बी इट्स अनड्यू प्रेशर ऑन बॉयज़, बट इट वर्कड। और इनकी स्ट्रैटेजी अब तक ज़बरदस्त चल रही है। सो गुड लक रमीज़ राजा फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, और इसी तरह आप लीड करते रहें इधर बोर्ड को और उधर बाबर आजम हमारी टीम को, तो बस हम कामयाबियाँ समेटते रहेंगे फिर इंशाल्लाह। मुझे फ्रस्ट्रेशन इंसान की नज़र आ जाती है उसके एक्शंस में, उसकी बातों में, और बिल्कुल यही हुकूमती वज़रा के साथ हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर फ्रस्ट्रेटेड हैं। व्हाट एवर दे कमिटेड दे कुड नॉट डिलीवर, और अवामी मसाइल हल ना कर सके तो मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वालों को अब धमकियों का निशाना बनाना। लेकिन अब्दुल्ला को इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है और क्या कहा? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ, मुझे अफसोस ज़्यादा है। तो अफसोस ही कहा क्या, ये तो सुन लें। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन PDM वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पेड़ी है, याद रखोगे। हाँ, तो इस बारे में ज़रा हमने सवाल करना है। मज़हर साहब हमारे साथ हैं, मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपने खुद भी देख लिया कि 2 रोज़ पहले क्या कहा है। वज़ीर आज़म के बड़े करीबी साथी हैं असद उमर, और उन्होंने खिताब के दौरान PDM के साथ साथ मीडिया को भी जो है ना वो कट लगाने की धमकी जो पुलिस वालों को मुठभेड़ और हाथापाई में जिनकी वजह से पुलिस वाले कत्ल हो जाएं, उनके लिए तो मतलब कुट लगा रहे हैं, वर्ड्स इस किस्म के यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये क्या माइंडसेट है, ये हुआ क्या है? यही माइंडसेट है वैसे शुरू से। देखिए, जलसे में मुझे समझ में आती है कि जलसे में आप जज्बात में आके बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन फिर होता यही है कि फिर एक रियलाइजेशन आती है कि नहीं, शायद मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था, मुझे उनकी तरफ से कोई, हो सकता है कि मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन मुझे कोई उनकी वजाहत नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने कहा है वो उस पर बिलीव करते हैं, और ये जो ज़बान है ना कि कुट लगा दी जाएगी, यानी वो चाहे आप मीडिया के हवाले से कहें या इवन अपोजिशन के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से कोई सियासी जमात कहे तो बात समझ में आती है। अगर हुकूमत का एक वफाकी ज़िम्मेदार, वफाकी वज़ीर आज़म के करीबी साथी, एक पुराने जो है वो तहरीक इंसाफ के शुरू के लोगों में से हैं असद उमर, वो अगर ये बात करें तो इसमें मुझे फाशिस्ट जो है, फाशिस्ट टेंडेंसी की बू आती है। कुट लगवा देंगे, क्या माने हैं इसके? कल अगर अटैक होता है, कल अगर मीडिया टारगेट होता है, कल अगर अपोजिशन टारगेट होती है, तो यही तकरीर उनके खिलाफ FIR का काम देगी। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो यही तकरीर असद उमर और उनकी पार्टी के खिलाफ FIR का काम। अच्छा, साहब कल उन्होंने मीडिया टॉक भी की, हम सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे कोई वजाहत। खुद अपनी बारी ये लोग जमहूरियत के सबसे बड़े दाई होने के नाते कहते थे जी कौन सी जमहूरियत में जो एहतजाज नहीं हो सकता, आप दूसरों को एहतजाज करने वालों को अगर कोई आता है तो कुट लगाने की धमकियां दे रहे हैं, मगर आई डोंट थिंक सो ही हैज़ एनी रिग्रेट्स ऑन व्हाटएवर ही सेड।
नहीं, वही होता है कि जब आप इसकी वजाहत नहीं कर रहे, इस पे माजरत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आप इस पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ठीक है, वो उनकी पार्टी की लाइन है, इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मीडिया की तरफ से तो लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है। ऑपोजिशन जाने, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मीडिया की तरफ से लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। आप रोकने की कोशिश करें, आप अपने लोगों को लाएं, आप अपनी फोर्स को इस्तेमाल करें, अपनी पार्टी के लोगों को इस्तेमाल करें। आप को कुट लगाने का, मीडिया को कुट लगाने का शौक़ है, कुट लगा दें। पहले भी आपने मीडिया की उसके ऊपर पथराव किया था, दोबारा कर दीजिएगा। कोशिश कर लें, देख लें कि हम कहाँ स्टैंड करेंगे और आप कहाँ स्टैंड करेंगे। साहब, हम जरा अपने फर्स्ट एड बॉक्सेस तैयार करें। मतलब ये तो हमें डर ही लग गया, मतलब ऑनेस्टली, बट ये वही बात। थैंक यू मदर साहब, बट ये लगता है कि ये इनसाइट किया जा रहा है। हैव अ ग्रेट वीक। ओके।